अच्छा अच्छा। चलो कोई बात नहीं, वो बाद में देखेंगे। अभी एक बार देखते हैं, कोशिश करते हैं। सैटरडे को कल कोशिश जरूर करेंगे, मॉर्निंग के अंदर एक 10 बजे के आसपास मेरी ट्राई रहेगी, 10 या 11 बजे के आसपास। मैं आपको मैसेज डाल दूंगा आप लोगों को। क्योंकि हमारा वो एग्जाम, इस एडमिशन के कारण मेरी काफ़ी क्लासेज है, वो थोड़ा सा दिक्कत आ गई। अच्छा, तो अ, हम लोग फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन का टॉपिक है। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें इसके अंदर पढ़ भी ली थी पहले, क्लासेज जो की थी अपन ने। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि फूड को हम लोग अगर क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, पीएच, और उसकी जो शेल्फ लाइफ है उसके हिसाब से। उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हमें कहाँ से मिलता है, और उसको अगर उसकी जो क्लासिफिकेशन है कि अगर हम लोग उसको अलग अलग तरीके से करें, जैसे पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल, कुछ इस तरह की चीज़ें इसमें आई थी। और मेरे ख्याल से याद होगी आप सभी के। उसके अलावा फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रिजर्वेशन, ये कुछ एक टर्म्स थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, हमें पता होना चाहिए। देखो, फूड के साथ फूड प्रिजर्वेशन भी लगाया जाता है। कई जगह आप देखोगे फूड प्रोसेसिंग होता है, फूड टेक्नोलॉजी होता है, फूड इंजीनियरिंग होता है। तो ये हैं सारे। ओवरऑल इनका जो मेन मोटो यही रहता है कि फूड की जो शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ाना। लेकिन हर जो फील्ड है फूड प्रोसेसिंग, अगर हम बात कर रहे हैं कि हम फूड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो अलग चीज़ है थोड़ी सी। फूड प्रिजर्वेशन में कुछ अलग चीज़ें आती हैं, फूड टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ और चीज़ें आती हैं। तो ये डिफरेंट थी, मेरे ख्याल से हमने की थी। अगर आप लोगों को दोबारा चाहिए होगा तो हम उसको दोबारा रिपीट, एक बार और रिपीट कर लेंगे। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे ये, और इसको छोड़ के हम लोग पहले ये करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। हम लोग पहले ये आज कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आगे करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है? फूड प्रिजर्वेशन का बेसिकली मतलब क्या है आप लोगों को बता चुके हैं एक बार। प्रिजर्वेशन यानी फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ाना, यानी जो नेचुरली उसकी लाइफ को बढ़ाना, उसकी जो नेचुरली जो उसकी लाइफ होती है नेचुरल टेम्परेचर के ऊपर, या हम कह सकते हैं रूम टेम्परेचर वगैरह पे जो उसकी लाइफ होती है। जो जैसे दूध हम लोग जनरली मानते हैं कि वो, अगर हम लोग उसको बॉईल ना करके रखें, उसको टेम्परेचर मेंटेन ना करें, तो उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। तो इसकी ये क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जिस बेसिस के ऊपर हम लोग फूड की जो शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ा सकते हैं? तो जैसे इसके स्टार्टिंग में, ऑल फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स आर ऑन द बेस्ड ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंटिंग एंड रिटार्डिंग द कॉज ऑफ स्पॉइलेज caused by microbial decomposition, enzymatic and non-enzymatic reaction, chemical or oxidative reaction, और damage from mechanical cause, insects and rodents। तो ये क्या है? रिटार्डिंग द कॉज ऑफ, मतलब इन्होंने क्या कहा है कि जो प्रिजर्वेशन मेथड है, जितने भी प्रिजर्वेशन मेथड है, उनका जर्नल प्रिंसिपल क्या है, उनकी मेन क्या होता है कि प्रिवेंट करना, स्पॉइलेज जो स्पॉइल कर लेते हैं फूड को, जो स्पॉइल कर देते हैं, उन कारणों को रोकना, खत्म करना या धीरे कर देना। वो चाहे माइक्रोबियल स्पॉइलेज हो, चाहे वो बायोकेमिकल स्पॉइलेज हो, वो केमिकल स्पॉइलेज हो, चाहे मैकेनिकल स्पॉइलेज हो, किसी भी लेवल पे, जैसे मैकेनिकल माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन हो गया, एंजाइमेटिक और या नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो, केमिकल रिएक्शंस हैं जो अंदर होती हैं। उसके अलावा मैकेनिकल डैमेज हो गया, जैसे माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन क्या है, जो बाय बैक्टीरियल ग्रोथ या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हो गए। एंजाइमेट जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स जानते हो क्या होते हैं? मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, अभी भी एंजाइम्स क्या होते हैं कोई बता सकता है आप में से कि क्या चीज़ होती है एंजाइम्स? आप में से कोई भी, जितने भी हैं यहाँ पे। कुछ कुछ ठीक है, कुछ नहीं, काफ़ी ठीक है। एंजाइम्स, एक आता है कैटलिस्ट, दो वर्ड आते हैं। कैटलिस्ट जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैटलिस्ट को। अगर हम बायोकेमिकल रिएक्शंस की बात करें तो एंजाइम्स वो मतलब ये अपने मॉलिक्यूल हम बोल सकते हैं कि वो होते हैं जिनसे जो क्या करते हैं, नेचुरली जो प्रोसेस होनी चाहिए थी उसको काफ़ी ज़्यादा तेज कर देते हैं एंजाइम्स। तो ये रिएक्शंस होती हैं, अगर इन रिएक्शंस को एंजाइम्स बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड को स्पॉइल करने के।
तो ये रिएक्शंस को अगर हम रोक दें तो क्या होगा, फूड खराब नहीं होगा। माइक्रोबियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ना करने दें तो फूड खराब नहीं होगा। केमिकल रिएक्शंस को अगर रोक दें या उनको कम कर दें या स्लो कर दें तो हम लोग मानते हैं कि फूड फूड है वो खराब नहीं होगा। मैकेनिकल कोज जैसे कि वो, जैसे आपने देखा होगा कोई फ्रूट या कुछ भी है वो नीचे गिर गया, और नीचे गिरने से उसके अंदर वो मतलब टूट गया, फूट गया, दब गया, तो उससे अगर हम लोग उससे बचा के रखें तो फूड की जो खराब होना नहीं होगा, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। उसके अलावा जो इंसेक्ट्स हैं या रोडेंट्स हैं, अगर हम इनसे बचा लें तो भी फूड क्या है वो खराब नहीं होगा, उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगी। तो ये जितने भी अपने प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली उनका काम क्या है कि ये जो रिएक्शंस हैं, कुछ प्रिंसिपल माइक्रोबियल स्पॉइलर से बचाते हैं, डिकम्पोजिशन से बचाते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो एंजाइमेटिक नो एंजाइमेटिक रिएक्शंस को रोकते हैं, कुछ है केमिकल ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस को रोकते हैं, और कुछ है जो मैकेनिकल कॉजेज हैं उनको कम करते हैं। तो इसमें हमारे फूड प्रिजर्वेशन के बेसिकली अपने तीन प्रिंसिपल माने जाते हैं। प्रिवेंशन और डिले ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, प्रिवेंशन और डिले ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ब्रॉट आउट बाय, और देखो फर्स्ट, पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट क्या, प्रिवेंशन और डिले ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। इसके बाद है, इसके अंदर लिखा है बाय कीपिंग आउट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एसेप्सिस। एसेप्सिस अगर टर्म की बात करें तो मतलब क्या है कि एसेप्सिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बाहर रखना या दूर रखना, इस टर्म को बोल देते हैं एसेप्सिस, बाय कीपिंग आउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रिवेंशन और डिले ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन का मतलब है कि अगर हम फूड को माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन से बचा लें या उसको डिले कर दें तो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। वो कैसे बढ़ेगी, कीपिंग आउट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एसेप्सिस। उसको सेप्सिस को करने के क्या क्या रीज़न है, मतलब क्या क्या फॉर्मूला है। एक तो ये है कि नेचर ने जो फूड मटेरियल है उसको अपना खुद का एक प्रोटेक्टिंग सिस्टम दिया है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग दी है। जैसे नट्स होते हैं उनके ऊपर शेल होती है, फ्रूट एंड वेजिटेबल के ऊपर भी छिलके होते हैं, अंडे के ऊपर भी एक उसका जो शेल होता है, इवन मीट के ऊपर एक जो स्किन, हमारे जैसे हमारी भी जो स्किन है वो भी एक तरह से प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। तो हर लगभग सिस्टम के ऊपर, जैसे केले हैं, केले के ऊपर वो छिलका हो गया, तो हर नेचर ने हर से लगभग फूड मटेरियल को एक अपना प्रोटेक्टिंग सिस्टम दिया है। अगर हम उस प्रोटेक्टिंग सिस्टम को मेंटेन करते हैं, उसको खराब ना होने दें, तो उसकी जो प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ, जैसे सिंपल अगर हम बात करके देखें, आपने देखा होगा कि हम लोग जब वैसे हमारे जो स्किन होती है उस पर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती, लेकिन अगर हम लोग उसको क्या करें, स्किन पे कट मार लें तो क्या होगा, इंटरनल जो भी मटेरियल है, इंटरनल ऑर्गन्स है वो क्या होंगे, ओपन एनवायरनमेंट में आ जाएंगे, और वो क्या होगा, वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसे अंडा है, अंडे को अगर आप शेल के अंदर रखोगे तो उसकी लाइफ ज़्यादा होगी, अगर आप शेल उतार देंगे तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। फ्रूट्स है, अगर आप उसको छील के रख देंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। तो इस तरह क्या है कि कीपिंग आउट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का मतलब क्या है कि नेचुरली जो उनको सिस्टम मिला है उसको मेंटेन करना। Even in food industry, several aseptic methods are adopted to prevent contamination. ये कह रहे हैं कि नेचुरल तो है ही, हम लोग कर ही सकते हैं अगर इसको भी डिस्टर्ब ना होने दें, या फूड इंडस्ट्री में कुछ ऐसे मेथड्स हैं जैसे कैनिंग या पैकिंग है, इस तरह के प्रॉपर पैकिंग हम कर दें, या फिर हम कैनिंग प्रॉपर तरीके से कर दें तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वॉश करके हम लोग फिल्टर करके कर दें। हाइंडरिंग द ग्रोथ ऑफ एक्टिविटी और माइक्रो, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है उसको हम लोग स्लो डाउन कर देंगे, जैसे कैसे ड्राइंग करके, टेम्परेचर लो करके, मेंटेनेंस या एनारोबिक कंडीशन को मेंटेन करके, या केमिकल्स का यूज़ करके हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ही ना होने दें। ठीक है, जैसे अगर पानी वाटर अवेलेबिलिटी हम कम कर देंगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाएगी। टेम्परेचर काफ़ी लो कर देंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अवेलेबिलिटी, जो उसकी जो उनकी वर्किंग कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। केमिकल्स होते हैं, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कुछ बैक्टीरिया पे इफेक्टिव होते हैं, कुछ मोल्ड्स पे इफेक्टिव होते हैं, कुछ यीस्ट पे इफेक्टिव होते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे को, हमारे फूड मटेरियल में जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें कौन से
टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा एक्टिव होने के चांसेस हैं, तो हम उसी तरह का केमिकल यूज़ कर सकते हैं। किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय हीट और इरेडिएशन, या फिर हम लोग क्या करें, उनको मार दें। तो देखो तीन चीज़ें इसमें बताई हैं उन्होंने। एक तो क्या करो, या तो दूर ही रख लो, कीपिंग आउट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर हम उसको रिमूव कर दें। रिमूव कैसे कर दिया, वॉश करके या फिल्टर करके। या फिर हम उसको क्या करें, उनकी ग्रोथ को रोक दें। ग्रोथ को रोकना या स्लो करना का मतलब है लो टेम्परेचर पे या सुखा दिया या केमिकल डाल दिया, या फिर उनको मार दें। ठीक है, ये चार तरीके इन्होंने बताए हैं। सेकंड स्टेप है प्रिवेंशन और डिले ऑफ सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड। पहले तो क्या था, देखो तीन प्रिंसिपल इसके अंदर दे रखे हैं। एक तो क्या है, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, दूसरा है सेल्फ डिकम्पोजिशन, तीसरा है एक्सटर्नल डैमेज। पहले तो क्या था, अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा लेंगे तो हम लोगों ने शेल्फ लाइफ बढ़ा दी। दूसरा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो अपन ने बचा लिया, लेकिन अंदर जो फूड के अंदर एंजाइम्स अवेलेबल हैं, वो भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज़ के, फूड को खराब करने के। अगर अपन उनको भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो सेकंड प्रिंसिपल है कि डिस्ट्रॉइंग और इनएक्टिव फूड एंजाइम्स को हम लोग कर दें। फिर फूड एंजाइम्स कैसे डीएक्टिवेट होते हैं या इनएक्टिवेट हम कह सकते हैं होते हैं, ब्लांचिंग करके, टेम्परेचर को लो करके, केमिकल प्रिजर्वेशन करके या ड्राइंग करके। और दूसरा क्या, प्रिवेंटिंग और डिले ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन वगैरह करने से या ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के कारण जो चीज़ें ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी वगैरह हो जाती है, तो हम लोग अगर गैसेस वगैरह की अवेलेबिलिटी कम कर दें, तो उसके कारण भी क्या होगा, जो सेल्फ डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, खुद के अंदर ही ऐसे हमारे केमिकल अवेलेबल हैं जो क्या करें, फूड को खराब कर दें। तो दो तरीके, तो दो प्रिंसिपल तो यही हो गए। लास्ट जो प्रिंसिपल है वो क्या है, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। अब तीसरा फैक्टर क्या है कि एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से इन्होंने बताए हैं, इंसेक्ट्स हो गया, रोडेंट्स हो गया, डस्ट होगी, मतलब कीट पतंगे वगैरह, चूहे, धूल मिट्टी, और गिर गए, आग लग गई उनको, या फिर ज़्यादा हीट दे दी इन प्रॉपर तरीके से, या पानी ज़्यादा में देर भिगो के रख दिया, या ज़्यादा पानी आ गया। तो इस तरह के तरीकों से भी अगर हम बचा लेंगे फूड को, तो भी क्या होगी, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो वो कैसे कर सकते हैं, वो करने क्या है, प्रॉपर पैकिंग कर देंगे, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में। जैसे आप लोगों को उस दिन एग्जांपल दिया था कि जब चिप्स हम लोग खाते हैं, तो चिप्स के अंदर जो पैकिंग की जाती है उसके अंदर क्या गैस को यूज़ किया जाता है। उस गैस का काम क्या करता है, उस गैस का काम एक तो क्या है, क्रिस्पीनेस रखना, मेंटेन करना, फ्लेवर को मेंटेन करना, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम कर देना। उसके अलावा वो हवा क्या करती है, कुशन का काम करती है, और चिप्स है वो टूटती नहीं है। उसके अलावा है, प्रॉपर तरीके से हम लोग स्टोर करके रख दें, जो हमारा स्टोर करने का, जैसे घरों में आप क्या करते हैं, कणक को क्या है, गेहूं को हम लोग किस में करते हैं, छोटे छोटे हमारे जो बीन्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर रख देते हैं, या साइलोज के अंदर छोटे ग्रेन्स साइलो के अंदर रख लेते हैं। ठीक है, तो अगर वो प्रॉपर फैसिलिटी हम मटेरियल हमारे फूड मटेरियल को दे दें, तो क्या होगा, उसकी जो शेल्फ लाइफ है या उसका मैकेनिकल डैमेज है या उसके एक्सटर्नल फैक्टर हैं जैसे चूहे, कीट पतंगे वगैरह, उनसे क्या होगा, वो खराब नहीं होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है कि तीन ऐसे फैक्टर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, खुद का खराब होना, या बाहर से कोई फैक्टर, अगर इन तीनों पे हम लोगों को कंट्रोल करना आ गया और हमें पता लग गया कि हम ये फैक्टर अगर इस पे लगा देंगे, तो हमारे जो फूड मटेरियल की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगी। तो इनको बोलते हैं प्रिंसिपल्स। थ्री प्रिंसिपल्स होते हैं। अच्छा, फूड टेक्नोलॉजी, ये दोबारा इसके अंदर आज शायद आ गया, तो अब एक बार अभी रिपीट कर ही लेते हैं थोड़ा सा। फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस, फूड इंजीनियरिंग, फूड प्रिजर्वेशन, ये चार टर्म्स हैं। फूड टेक्नोलॉजी क्या है, फूड टेक्नोलॉजी, ये जो आपकी जो चार टर्म्स हैं भैया, आप लोग लिखना, आप लोग लिख के रखना। और ये जो टर्म्स हैं ये आपको याद करनी है, और आपको मैं एक असाइनमेंट के तौर पे दूंगा काम करने के लिए, वो आप लोगों को इसको करना है कि ये जो टर्म्स हैं फूड टेक्नोलॉजी की, साइंस, इंजीनियरिंग, प्रिजर्वेशन, इनकी कई बार 2 नंबर की डेफिनेशन वगैरह आ जाती है, और हमें पता होना चाहिए कि अगर हम फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं तो हमारा क्या बेसिकली काम हो गया। अगर हम लोग फूड साइंटिस्ट हैं तो हमारे बेसिकली काम क्या होते हैं। फूड इंजीनियर अगर हम हैं तो हमारे बेसिकली काम क्या रहेंगे। अगर हम लोग फूड प्रिजर्वेशन पढ़ के आ रहे हैं तो हमारा बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे उसके अंदर। जैसे फूड टेक्नोलॉजी क्या है,
फूड टेक्नोलॉजी एक तरह से मिक्स है इंजीनियरिंग प्लस साइंस का, जहाँ पर हम लोग साइंस भी थोड़ा पढ़ते हैं तो कुछ पार्सन हम लोग क्या करते हैं इंजीनियरिंग का पढ़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फूड टेक्नोलॉजी। अगर हम साइंस की बात करें तो यहाँ पर द स्टडी ऑफ बेसिक केमिकल फिजिकल बायोकेमिकल बायोफिजिकल प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, उनके कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं, उनकी हैंडलिंग कैसे करेंगे, प्रिजर्वेशन प्रोसेसिंग स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो सारी चीज़ें हम फूड साइंस में पढ़ते हैं। बात करें अगर फूड इंजीनियरिंग की, तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर हमारा जो साइंस के जो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी, वो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन इसके साथ बेसिकली हमारा क्या इंजीनियरिंग पार्ट हो जाता है। हम लोग बेसिकली कह सकते हैं कि फूड इंजीनियरिंग की इंजीनियर की जरूरत कहाँ पड़ती है, कि मान लीजिए मैंने कोई प्लांट लगाना है, प्लांट लगाने के टाइम में मुझे फूड पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि पास्चराइजेशन क्या है, स्टेरलाइजेशन क्या है, कैनिंग क्या है, कैसे की जाती है। और अगर मैं फूड इंजीनियर हूँ तो मेरे लिए क्या होगा कि मैं प्रोसेस भी जानता हूँ और मैं ये भी बता सकता हूँ कि यहाँ पर ये पीएच प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर कौन सा लगेगा, कौन सा इक्विपमेंट ड्राइंग के लिए लगेगा, कितनी पाइपें लगेंगी, तो वो आइडिया मुझे लग जाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं इंजीनियरिंग पार्ट, मशीनों से रिलेटेड बेसिकली हम बात करें, वहाँ पर फूड इंजीनियरिंग वो जो पार्ट होता है वो एक तरह से फूड इंजीनियर का हो जाता है। अगर हम फूड प्रिजर्वेशन की बात करें, फूड प्रिजर्वेशन बेसिकली क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड टू स्टॉप एंड स्लो डाउन फूड स्पॉइलेज। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फूड को हैंडल, उसकी स्टॉप या स्लो करना, इसकी फूड स्पॉइलेज को, उसकी क्वालिटी को बचा के रखना, और न्यूट्रिशनल वैल्यू को बचा के रखना, लॉन्गर फूड स्टोरेज सिस्टम को सिस्टम है उसको बढ़ाना। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो किस चीज़ का पार्ट है, वो फूड प्रिजर्वेशन का पार्ट है। तो चीज़ें सेम है, सबका एम सेम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो फील्ड है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो समझ में आया भी आप लोगों को कि अगर हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन क्या है, और ये जो टर्म्स आ गए हैं, मैं एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं तो दोबारा चलो इसको हो गया, अच्छी बात है। और जैसे आपको एक छोटी सी इसमें हिस्ट्री में भी दे रखा है, अर्ली साइंटिस्ट रिसर्च इनटू फूड टेक्नोलॉजी, निकोलस अपार्ट थे जो 1810 में, जिन्होंने कैनिंग का एक हमारे को सिस्टम दिया था। ठीक है। और कैनिंग जो स्टार्टिंग जो कैनिंग की हुई थी वो काफ़ी स्लो हुई थी, क्योंकि कुछ उसके प्रोसेस मेथड काफ़ी वो थे, महंगा था ये। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो कैनिंग का एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले हो गया है। जैसे लुइस पास्चर है, ये दोनों ऐसे लोग, ये दो जो ऐसे साइंटिस्ट हम कह सकते हैं जिन्होंने फूड टेक्नोलॉजी को काफ़ी हेल्प की है, या काफ़ी एक बड़ी चीज़ दी है, बड़ा एक प्रोसेसेस दिए हैं। निकोलस अपार्ट जिन्होंने कैनिंग, लुइस पास्चर जिन्होंने पास्चराइजेशन हमें दी थी, जो मिल्क इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके अलावा जूस इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी, और कई अदर इंडस्ट्रीज़ के अंदर जहाँ पर खासकर लिक्विड फूड या बेवरेज इंडस्ट्री टाइप के अंदर इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आज, जितना आपको बताया है अभी फूड टेक्नोलॉजी की डेफिनेशंस वगैरह या प्रिंसिपल्स के बारे में, तो इसमें कुछ आप लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया, थोड़ा बताओ भी, कोई एक जना बताओ। क्या बात, कोई है क्या? मेरे को लगा मैं वही बोल गया इतनी देर। तो आगे करें थोड़ा बहुत। आगे करें क्या थोड़ा सा, और ये इतना ही? तो टीवी चला रखा लगता है किसी ने। अच्छा, तो हम लोग हम लोगों ने इतना कर लिया, तो अब थोड़ा सा शुरू करेंगे, थोड़ा सा इजी उससे। ठीक है। इजी का मतलब है
सारा कुछ ईजी है वैसे तो फूड प्रिजर्वेशन का। पर मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग ड्राइंग पढ़ते हैं ना, ड्राइंग पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा इजी लगता है बच्चों को। तो थोड़ा सा आप पहले शुरुआत इससे करते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट धीरे धीरे सारी चीज़ों में पहुंच जाएंगे। तो ये नोट्स आप लोगों को अवेलेबल हो गए हैं आज मेरे ख्याल से तीनों सब्जेक्ट्स के। तो अच्छा, आपके जो भी नोट्स हैं, मेरी कोशिश रही है कि मैंने पीछे कीवर्ड्स ये दिख रहे हैं आपको, कैनिंग, ब्लांचिंग, डिग्रेडेशन, डीनेचुरेशन, पास्चराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, डी वैल्यू, इनको जरूर आप एक बार उनके साथ ग्रो थ्रू होना, बल्कि आप एक अगर हो सके तो अपना क्वेश्चन बैंक टाइप में आप बना सकते हो। उस इसमें क्या है कि थोड़ा सा आपको ना कुछ जो टर्म्स हैं क्योंकि इनकी डेफिनेशंस बहुत आती हैं, और डेफिनेशन हमारे लिए हमारे को छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनकी डेफिनेशन जरूर पता होनी चाहिए कि इवेपोरेशन क्या है, पास्चराइजेशन क्या है, स्टेरिलाइजेशन क्या है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये। तो आप आज शुरू कर लेते हैं आज थोड़ा सा ड्राइंग से, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा इजी लगता है बच्चों को। तो बैच इवेपोरेशन, राइजिंग कंसंट्रेशन प्लस ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, दिख रहा है अभी सभी को? नोटेशन, ये देखो ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन दिख रहा है? दिख रहा दिख रहा है ना? कोई एक जना यस कर दो ताकि मैं आगे चलूं। किसी को नहीं दिखाई दे रहा क्या? ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, दो टर्म्स आ रही हैं, एक ड्राइंग और एक डिहाइड्रेशन। सुना है कभी किसी ने भी ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन क्या चीज़ होती है? कि कोई जानता है इसके बारे में? थोड़ा बहुत कुछ बता सकता है आप में से कोई भी? रेनू भी है, पारुल भी है, जतिन भी मेरे ख्याल से अवेलेबल है यहाँ पे, सौरभ भी है, और ये क्या कहते हैं इसको, अरुण भी है, और कौन कौन है अभी इसमें? जो भी किसी को भी कोई आइडिया हो फूड यहाँ पर, जैसे दीपक, मुकेश, अनु, अरुण। ये बार बार ये लोग हो जाता है क्या भाई? एडमिट, सौरभ कहाँ चला गया भाई? किसी को आवाज आ रही है क्या? किसी एक को बताओ आवाज आ रही है तो आगे कंटिन्यू करता हूँ फिर मैं। आगे काफी देर का